राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बमनौली गढ़वार बलिया, आपका अपना यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न पहलुओं को अध्ययन के पश्चात आज जो है हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का विकास जो है गर्भधारण से लेकर के जन्म, उसके पश्चात उसमें कई अवस्थाएं आती हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इन अवस्थाओं में व्यक्ति का विकास कैसे होता है, इसी पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब कोई बच्चा जो है जन्म लेता है तो जन्म के समय से वह 5 वर्ष की अवस्था तक का जो समय होता है वह शैशव अवस्था कहलाता है। शैशव अवस्था। तो इस शैशव अवस्था में विकास का स्वरूप क्या होता है? शैशव अवस्था में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता पर आता है। जो 0 से 5 वर्ष का समय होता है यह शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और यह महत्वपूर्ण समय इसका कार्य करने के लिए जिसका उत्तरदायित्व है वो है माता पिता। पालन पोषण में शिक्षा भी सम्मिलित है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास पर ध्यान रखना पड़ता है, और ये विकास पर ध्यान रखने के लिए जरूरी कौन है? तो माता पिता। वातावरण के साथ तालमेल रखते हुए मातृ भाषा के साथ विभिन्न भाषाओं एवं अन्य विषयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व माता पिता को ही वहन करना पड़ता है। कुछ विद्वान जो है शैशव अवस्था में शिक्षा के स्वरूप को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। जैसे पहली बात उन्होंने बताया कि बालक के विकास के लिए समुचित वातावरण तैयार करना। बिना वातावरण को तैयार किए शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसे आप देखे होंगे, कोई साधु संत है, प्रवचन करने के लिए जाता है तो एक मंच बनाता है। उस मंच पर भगवान के फोटो मूर्तियों को लगाता है। अपने भी उस पर जाकर के बैठता है तो उससे पहले अपने पर कुंडी वगैरह, टीका वगैरह ये ऐसे लगा करके, शंख वगैरह ले जा करके बैठता है। तब जाकर के जनता उसका प्रवचन सुनने के लिए बैठती है। यानी प्रवचन कहने से पहले संत क्या करता है? वातावरण तैयार करता है, तब व्यक्ति प्रवचन सुनता है। ठीक ये कंडीशन बच्चों पर भी है कि बच्चों को उसको समुचित विकास के लिए समुचित वातावरण को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद समुचित व्यवहार का प्रावधान। हमारा व्यवहार भी समुचित होना चाहिए। बालक की जिज्ञासाओं का समाधान। जैसे बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं। छोटा बालक ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे, प्रश्न पर प्रश्न करता है, यानी उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और जब तक जिज्ञासा को आप शांत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उस बालक में विकास नहीं होगा। और जब उसकी जिज्ञासाओं को पूर्ण रूप से वह संतुष्ट हो जाएगा तो उसका विकास होगा। बालकों को
वास्तविकतापूर्ण पदार्थों का ज्ञान कराना, ये सब शैशव अवस्था में होता है। जैसे बच्चा है, ये सेब है, ये केला है, ये अनार है, ये अमरूद है, पपीता है, वो क्या होती है, उन चीजों को दिखा करके और उसको पहचान करा देते हैं, तो बड़ा होने पर भी वो उसको भूलता नहीं है। आत्मनिर्भरता का विकास कराना, बालकों में निहित गुणों का विकास करना और अवगुणों का निराकरण। जैसे छोटे बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे मिट्टी खाने लगते हैं, तो ये अवगुण है। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये भी माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है। छात्रों को स्वतः क्रिया की ओर प्रवृत्त करना, यानी जो बच्चा है वह स्वयं किसी कार्य को करे, इसलिए उसको प्रेरित करना। छात्रों को आत्म प्रदर्शन का अवसर देना, बालकों को मानसिक क्रियाओं के लिए प्रेरित करना, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था करना, चित्र, चित्रपट, रेखा चित्र, प्रतिकृति के माध्यम से शिक्षा देना। जैसे छोटे बच्चे हैं, चित्र देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपके क्लास में भी लगा हुआ है कि ये वेजिटेबल्स है, ये और फ्रूट्स हैं, हिंदी वर्णमाला है, एनिमल्स हैं, माने पशु, तो इनका फोटो बना हुआ है, उस फोटो को दिखाएंगे, एक बार बताने के बाद वो उसको पहचान जाते हैं, या पहले से भी वो पहचाने रहते हैं, घर से भी पहचाने रहते हैं, तो वो चित्र दिखाने पर वो उसको बताने लगता है। भले उसको पढ़ने ना आए, लेकिन चित्र देख करके वो बता देगा कि ये शेर है, तो शेर है, लायन है, ये गाय है, तो आप केवल ये, हाँ, गाय को इंग्लिश में COW काउ बोलते हैं, वो आसानी से समझ जाएगा कि वो इसी गाय को इंग्लिश में काउ बोलते हैं। तो चित्र दिखा करके यह उसको शिक्षा दी जाए तो अच्छा रहेगा। विविध अंगों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, तो इन ज्ञानेंद्रियों का अलग अलग काम है। इस ज्ञानेंद्रियों को बता करके, इससे टच करा करके, जैसे हमारी जीभ है, स्वाद का काम करती है, आंख दिखती है, नाक सूंघने का काम करती है, त्वचा स्पर्श करने का काम करती है। तो ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियों को विषय में उनको बता करके और उनसे स्पर्श करा करके, उनसे सूंघवा करके, चखा करके यह ज्ञान दिया जा सकता है। कौन सा तेज तीता है, कौन चीज खट्टा है, कौन मीठा है, यह जिह्वा ही बताएगी। तो ये इनके द्वारा भी शिक्षा दी जा सकती है। सब कुछ, सारे चीजों को मिला दिया जाए तो शैशव अवस्था जो है संपूर्ण जीवन का सबसे प्रधानतम समय है, और बालक के जन्म के कतिपय महीनों के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वह क्या बनने वाला है। जैसे बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के कुछ महीनों के बाद ही उसके हाव भाव, चाल चलन को देख करके लोगों के दिमाग में एक भावना आ जाती है कि यह क्या बनने वाला है। और यह जो है 4 या 5 वर्ष में प्रायः निश्चित हो जाता है कि यह क्या बनेगा। तो शैशव अवस्था मानव जीवन की आधारशिला मानी जाती है। इस शैशव अवस्था में शारीरिक विकास, तो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। आकार एवं भार के अनुपात में परिवर्तन, हड्डियों, मांसपेशियों, नाड़ी संस्थान, दांत एवं पाचन संस्थान, इसका विकास होता है। बौद्धिक विकास भी होता है। जैसे बौद्धिक विकास में बोलना है, भाषा है, स्मृति है, कल्पना है, तर्क शक्ति है, संवेगात्मक
ज्ञानेंद्रियों, रुचियों इत्यादि का यह विकास होता है। अब संवेगात्मक विकास कैसे होता है? जैसे छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, तो जन्म के समय क्या होती है? उसमें केवल उत्तेजना होती है, और एक महीना जो जन्म के एक महीना बीतता है तो बच्चा जो है अपने आप उसको पीड़ा एवं आनंद की अनुभूति होती है। 3 महीने पर वो क्रोध हो जाता है, क्रोध भी उसके अंदर आ जाता है। कभी कभी बच्चे को आदमी कहते हैं बाबू खिसिया गई, बड़ा छोटा बच्चा है, बोल नहीं समझ रहा है, न चल रहा है, न फिर रहा है, न कुछ कर रहा है। 3 महीने का बच्चा कैसा होगा? लेकिन उसको भी माताएं कहती हैं खिसिया गई बड़ा, ना मनब, यानी वो क्रोध शुरू करता है। 4 महीने में वो परेशानी का भी अनुभव करता है। 5 महीने में, 4 महीने तक उसके यहाँ कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5वां महीने से उसके अंदर भय आ जाता है, यानी तेज आवाज सुनेगा तो डरने लगेगा, या कोई पशु को देखेगा उससे भी। तो यह कंडीशन, यानी 5वें महीने में उसको डर हो जाता है। 10वें महीने से वो एक दूसरा से प्रेम करने लगता है। प्रेम भी कर सकते, प्रेम किससे प्रेम करना है, किससे नहीं करना है, यानी कुछ उसके अंदर पहचान क्षमता आ जाती है। अपना कौन है, दूसरा कौन है, उसके पास जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा, तो ऐसा बच्चा करने लगता है। 15 महीने की अवस्था जब होती है तो 15 महीने की अवस्था पर बच्चा जो है ईर्ष्या भी करने लगता है, और 20 महीने की अवस्था पर वह खुशी का भी इजहार करता है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक विकास भी उसका होता है। 1 महीने में जैसे ध्वनि का अंतर का ज्ञान होता है, दूसरे महीने में ध्वनि का परिचय होता है, मुस्कान होता है। 6 से 7 महीने में हंसी से परिचितों का स्वागत करता है। जैसे 6 या 7 महीने का बच्चा है, उस बच्चे के पास कोई जाता है, कहता है बाबू, ऐसे कहने पर वो क्या करता है? हंसना शुरू करता है। छोटा बच्चा हंसना शुरू करता है, तो हंसना शुरू करता है यानी हंस करके क्या कर रहा है? आपका स्वागत कर रहा है। 8 से 9 महीने में जो है अपनी ही छाया के साथ वो खेलता है, उसके साथ मुस्कान भी करता है, कभी कभी अपनी छाया को ही पकड़ने का प्रयास करता है। 10 से 20 महीने में वो क्या करता है? लोगों को पहचान जाता है, या वो पहचानना है, परिचितों के पास जाना है, दूसरे लोगों के साथ रहना, दूसरे बालकों को देखकर उनसे दूर भागना, या उनके साथ भी रह सकता है। बच्चा को देख करके बच्चा साथ भी रह सकता है, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति दिखाई देगा तो उसको देख करके वो भगेगा। अनेक प्रकार के पशु या जानवरों से प्रेम करना या डर करके भाग जाना, ये सारी स्थितियां 10 से 20 महीने की अवस्था पर होती है। इन्हीं सब चीजों के साथ ही बालक में स्पर्धा की भावना, सामाजिक क्रीड़ा का विकास, मैत्री एवं सहयोग, जिज्ञासा, अनुकरण, आवेग, आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति इत्यादि गुणों का जो है विकास होता है। 100 अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषता यह है कि शारीरिक विकास तेजी से होता है, मानसिकता में गतिशीलता होती है, अधिगम प्रक्रिया यानी सीखने की शक्ति जो है वह लगातार बढ़ती जाती है, काल्पनिकता की ओर अग्रसर होता है, अन्य जन सहयोग की भावना, आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है, नैतिकता का कोई चिंतन नहीं होता है शैशव अवस्था में, सामाजिकता के गुणों का विकास होता है, अन्य बालकों के साथ रुचि एवं अरुचि दोनों स्थितियां होती हैं, संवेगों का प्रकटीकरण, आवृत्ति की प्रवृत्ति यानी आप ही की बात को दोहराना, आप बोल रहे हैं उसी को वो दोहरा देगा, यानी आवृत्ति की उसकी प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, समझने की प्रवृत्ति, ये सारी स्थितियां जो है उसकी विशेषता होती है शैशव अवस्था में। अब जो है
शैशव अवस्था के बाद तुरंत बाद 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था जो होती है वो होती है बाल्यावस्था। यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष, कहने का मतलब कि शैशव अवस्था के बाद क्या आती है, बाल्यावस्था आती है। इस समय बालक बहुत कुछ समझने लगता है, अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। जीवन क्रम का विचित्रतम समय बाल्यकाल है, बाल्यावस्था है। बाल्यकाल में बालक के व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास हो जाता है और वह समाज के अनेक कार्यों में सहयोग देना प्रारंभ कर देता है। जैसे अधिक समय बाहर व्यतीत करता है, उसमें अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। बाल विकास की अवस्था को समझना माता पिता के लिए कठिन कार्य हो जाता है। शैशव अवस्था के बाद 5 वर्ष के बाद और 7 वर्ष के मध्य बालक के स्वभाव में उग्रता सी प्रतीत होती है, जैसे खूब हल्ला करना, चिल्लाना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब करते हैं। और उस समय बच्चा क्या करता है, प्रश्नों का उत्तर हां या ना में ही देना पसंद करता है। और 7 वर्ष के बाद 7 से 9 वर्ष की अवस्था में वह कुछ उदासीनता प्रकट करने लगता है, यानी वो अकेले रहना पसंद, एकाकी जीवन पसंद करता है। और यह भी देखा गया है कि 8 से 9 वर्ष के आयु क्रम में समाज के लोगों से भी मिलना चाहता है और 9 से 12 वर्ष की अवस्था के मध्य में वह विद्यालयी वातावरण से पूर्ण परिचय प्राप्त करके सामाजिक संबंधों में रुचि लेने लगता है। और इस अवस्था में उसमें अनेक विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, यानी शरीर में परिवर्तन, मांसपेशियों का विकास, नाड़ी संस्थानों का विकास, नया दांत, जैसे दूध का दांत टूटेगा नया दांत जमेगा, तो ये सब स्थितियां होती है। बौद्धिक विकास, यानी बौद्धिक विकास का स्तर विकसित हो जाता है। बच्चा या तो हिंदी बोलने लगता है, भोजपुरी भी बोलने लगता है, लेकिन उसको समझ में आने लगता है कि भाई क्या सही बोल रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं, यानी उसका बौद्धिक विकास होता है। भाषा का ज्ञान, जैसे शब्दकोश का परिचय, प्रत्ययों का विकास, रुचियों का विकास, विषयों में रुचि, उपयुक्त विषय का चयन कि मेरे लिए कौन सा विषय उपयुक्त है। कोई बच्चा ज्यादा हिंदी पढ़ता है, कोई ज्यादा इंग्लिश पढ़ता है, कोई ज्यादा गणित पढ़ता है, कोई ज्यादा साइंस पढ़ता है, यानी उसको कौन सा विषय उसके लिए उपयुक्त है उसका वो चयन करने लगता है। ज्ञानेंद्रियों का विकास, जिज्ञासाओं की संतुष्टि, ये सारी प्रक्रियाएं बौद्धिक विकास में आती है। अगला शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास। इसमें जो है प्रायः सभी संवेगों का विकास होता है, जैसे प्रतिस्पर्धा, भाई वो पढ़ने में तेज है, मुझे भी पढ़ने में तेज हो जाना चाहिए, वो खेलने में अच्छा है, मुझे भी खेलने में अच्छा हो जाना चाहिए। तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कि फलाना ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो प्रदर्शन के माध्यम से भी संवेगों का विकास क्रम चलता है। उत्तर बाल्यकाल एवं प्रारंभिक बाल्यकाल के संवेगों में अंतर पाया जाता है, उसमें सामाजिक विकास भी होता है। बाल्यकाल की प्रमुख विशेषताएं जो है इस प्रकार से उसको संपादित कर सकते हैं। नंबर 1 बात कि अस्थायित्व, यानी शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता और प्रौढ़ावस्था का भ्रम, यह अस्थायित्व होता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, यानी बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, तर्क करना शुरू करता है,
तर्क वितर्क और पूर्व अनुभवों का स्मरण करके उसका उपयोग करता है। संवेदना यानी दूसरों के साथ वो संवेदना व्यक्त भी करता है, सहानुभूति भी करता है, वो प्रश्न भी करता है, उसको प्रश्न की प्रबल जिज्ञासा होती है। वो किसी चीज को आप बताइए तो वो प्रश्न करेगा कि क्या, सबसे पहले पूछेगा क्या, बताएंगे कि इसे क्यों, फिर कैसे, किस लिए, इस प्रकार का वह प्रश्न खड़ा करता है, यानी वह उसकी जिज्ञासा होती है। वह सांसारिक वातावरण से संबंध भी बनाता है, यानी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी दिखाई दे रहा है, तो प्रत्येक वस्तु का वो ज्ञान चाहता है। अपने हमजोली के साथ, अपने हम उम्र या मित्रों के साथ खेलना पसंद करता है, मना करने पर भी खेलना ही चाहता है। उसी तरह से वही मुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी दूसरे बालकों के साथ समायोजन, वह संवेगों का दमन एवं प्रकटन, यानी प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष आदि को दबाना या प्रदर्शित करना। बाल्यकाल में यह सारी गुण होते हैं। अब बाल्यकाल में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो बाल्यकाल में शिक्षा के स्वरूप को सबसे पहला चीज कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण करनी है तो सबसे पहला ज्ञान क्या है? स्वस्थता, यानी हमारा शरीर स्वस्थ हो। दूसरा, भाषा की ज्ञान की प्रधानता और शिक्षण की व्यवस्था। तीसरा जो है विषय, यानी विषय का समुचित चयन, रुचि की प्रधानता। जिज्ञासा, बालक के जिज्ञासा की संतुष्टि। जैसे बालक है, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं करेंगे तो वह कोई ऐसा भी कार्य करेगा जिससे हानि हो सकती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूं आपको। आप लोग बिजली का बल्ब, इसका आविष्कार किया था एल्वा एडिसन। वो अभी छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ने के लिए गया, तो स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो उसको जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा ये हुई कि चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है। बालक की यह जिज्ञासा हुई कि चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है। सर से प्रश्न पूछ दिया, सर आकाश में चिड़िया क्यों उड़ती है? वास्तव में सर को नहीं मालूम था, उनको बता देना चाहिए कि भाई दूसरे दिन बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दूसरा चीज बता रहा हूं, प्रश्न दूसरा कर रहे हो क्यों, बैठो। यानी उसके जिज्ञासा को दबा दी गई। नतीजा क्या हुआ कि बच्चे के दिमाग में यह जिज्ञासा बनी रही और वह अपने घर गया तो उसके घर जो है, उसके नौकर की एक बेटी थी, उस बेटी पर वह एक्सपेरिमेंट, प्रयोग शुरू कर दिया। कैसे शुरू कर दिया? कि वो खेत में गया था, खेत में जाकर के देखा कि चिड़िया जो है कीड़ा खा रही है। तो वह चूंकि जिज्ञासा तो उसकी शांत हुई नहीं थी, उसके दिमाग में था कि चिड़िया क्यों उड़ रही है, प्रश्न खड़ा था। तो कीड़ा खाते हुए देखा तो उसके दिमाग में बात बैठ गई कि वो चिड़िया कीड़ा खा रही है इसलिए आकाश में उड़ रही है। तो यह इस प्रकार से उसके दिमाग में आ गया। उसने भी कीड़ा को इकट्ठा किया, लाया और अपने नौकर की बेटी को कहा कि बहन आकाश में उड़ोगी। छोटे बच्चे होते हैं, खुश हो जाते हैं, कैसे आकाश में उड़ना है, उड़ा दो। वो जो है उसी कीड़ों को पीस करके उसको पिलाते। और पिलाने से क्या हुआ? पिलाने से वो उड़ी तो नहीं, लेकिन इस दुनिया से चली गई और किसी को बताया नहीं। बाद में उसने बताया कि मैंने ऐसा काम किया था। लेकिन यह काम क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं की गई। इस तरह से वो कई घटनाएं उसके साथ घटी हुई है और वह भी व्यक्ति आगे चलकर के यह बल्ब का आविष्कार करता है। यानी जिज्ञासा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन जिज्ञासा को शांत करना चाहिए और बिना जिज्ञासा, बिना जाने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो यह जो है जिज्ञासा की संतुष्टि होनी चाहिए। विषय सामग्री,
यानी विषय सामग्री, अध्यापक को जो है अध्ययन की सामग्री में रोचकता होनी चाहिए, परिवर्तनशील विधियां होनी चाहिए, यानी शिक्षण विधियों को परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद सामूहिक प्रवृत्ति, बालक में सामूहिक प्रवृत्ति का विकास किया जाए, यह शिक्षा का स्वरूप होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व दिया जाए, यानी पाठ्येतर कार्यों का प्रोत्साहन, जैसे स्काउटिंग है, गाइड है, एनएसएस है, एनसीसी है, इसकी व्यवस्था की जाए, या व्यवस्था नहीं हो रही तो उस तरह का अपने कोई व्यवस्था बना करके इस कार्य को संचालित किया जाए। बालक में संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, यह काम अध्यापक का है, यह शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन का ज्ञान कराया जाए, यानी यथार्थता का परिचय उसको कराया जाए। अनुशासन, प्रेम, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, इन सारी चीजों को उसके अंदर विकास किया जाए। अब जो है विकास की अवस्था में, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में तीसरी अवस्था आती है हमारी किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था, जैसे हमने 6 से 10 या 12 की उम्र तक हम बाल्यावस्था में रहते हैं, उसके बाद किशोरावस्था में चले जाते हैं। कुछ व्यक्ति जो है 10 से 21 वर्ष तक किशोरावस्था का समय मानते हैं, कुछ लोग 12 से 21 मानते हैं। तो यह संशय और असंशय की अवस्था जो है वो किशोरावस्था है, और इस अवस्था में बालक जो है दिवा स्वप्न, यानी कल्पना की उड़ान लेता है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बन जाएंगे, केवल स्वप्न देखता है, कल्पना करता है, उसको कैसे पाया जा सकता है इस पर विचार नहीं करता है। यानी किशोरावस्था में बालक क्या होता है, काल्पनिक अधिक होता है तथा अपने लक्ष्य को निर्धारण भी करता है, और यह जीवन का सबसे संघर्ष का समय माना गया है। और किशोरावस्था में भी व्यक्ति बन जाते हैं और व्यक्ति बिगड़ जाते हैं। बनना है कि बिगड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी जीवन का सबसे कठिनतम समय जो है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था बाल्यकाल एवं प्रौढ़ावस्था का मध्यकाल का समय है। मानव के व्यक्तित्व के विकास में किशोरावस्था का जो है विशेष महत्व है। डॉक्टर वर्मा एवं उपाध्याय ने बताया कि किशोरावस्था में प्रवेश करने पर बाल्यावस्था में अर्जित स्थिरता पुनः अस्थिरता में बदलने लगती है, और शारीरिक एवं मानसिक अवस्था अव्यवस्था का रूप धारण कर लेती है, और किशोर जो है अनेक समस्याएं उत्पन्न करने लगता है तथा वह उत्पात मचाता है। जैसे बाल्यावस्था में जो भी चीजें हमने अर्जित किया, स्थिरता को अर्जित किया था, वह अर्जित की हुई स्थिरता क्या होती है, किशोरावस्था में अस्थिरता में बदल जाती है। शारीरिक और मानसिक अवस्था जो हमारी थी वह अव्यवस्था का रूप धारण कर लेती है। इस वजह से क्या होता है, किशोर ज्यादा क्या करते हैं, समस्या उत्पन्न करने लगते हैं, उत्पात मचाने लगते हैं। अब किशोरावस्था के आयु जो है, हमने आपको बताया कि 10 से लेकर के 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था है। इसमें जो है पूर्व किशोरावस्था या 10 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, और उत्तर किशोरावस्था जो है 17 से 21 वर्ष की अवस्था को मानी जाती है। अब यह आयु के निर्धारण में जलवायु एवं वातावरण दोनों का प्रभाव होता है, इसलिए विभिन्न देशों में आयु क्रम में परिवर्तन पाया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ भी ये हमारी जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा जीवन की व्यवस्था है, इसको जैसे 100 वर्ष की औसत आयु मान करके, और हम लोगों ने इसको, हमारे विद्वानों ने इसको बांटा था कि ये
ब्रह्मचर्य आश्रम जैसे 1 से 25 वर्ष की अवस्था तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक, वानप्रस्थ आश्रम 25 से 75 की अवस्था तक, और 75 से 100 वर्ष की अवस्था तक संन्यास, यानी सारी दुनियादारी से मोह भंग हो जाना। ये जो है यह हमारी अवस्था को जो है हमारे विद्वानों ने बताया था। और उसके आधार, लेकिन आज जो है जलवायु और वातावरण के कारण यह हमारा परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन होने के कारण हमारे आयु जो है इसमें भी घटतोड़ी या बढ़ोतरी हो गई है। जैसे कुछ देशों में औसत उम्र 100 मानी जा रही है, कहीं 90 मानी जा रही है, कहीं 80 मानी जा रही है, कहीं 60 मानी जा रही है। और तो इस तरह से यह व्यवस्थाएं जो हैं अलग अलग, यह जलवायु और वातावरण के कारण यह हमारा जीवन की अवस्था जो है, यह आयु, किशोरावस्था की आयु अलग अलग निर्धारण की गई है। तो किशोरावस्था के आयु क्रम को इस प्रकार से दृष्टिगोचर किया जा सकता है। किशोरावस्था के सिद्धांतों के ओर दृष्टिपात करें तो यह तथ्य रहस्य स्पष्ट होता है, इसमें बालक का आकस्मिक, क्रमिक एवं निरंतर विकास होता है, और यहीं से जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। अब जो है किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत, यह 3 सिद्धांत हैं। एक तो है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, यानी पाश्चात्य विद्वान हल को इस मत का प्रवर्तक माना जाता है, और उनका विचार है कि जो भी परिवर्तन होता है वह सर्वथा ही आकस्मिक होता है, और इसमें पूर्व अवस्थाओं का कोई सहयोग नहीं होता है। दूसरा जो है क्रमिक विकास का संबंध, यानी जिस प्रकार से एक ऋतु के आगमन के बाद दूसरे ऋतु के अंत में होता है, फिर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु का आगमन का चिन्ह दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था, किशोरावस्था भी एक दूसरे से संबंधित रहती है। जैसे हमारा अभी जो समय चल रहा है, अभी जाड़े का समय चल रहा है, अब इसके बाद हमें गर्मी आएगी, तो इस जाड़े में ही गर्मी का अनुभव, यानी गर्मी का पदार्पण होने लगता है, और वह हमको प्रतीत होने लगता है। उसको कहते हैं कि भाई दिन में बड़ा चेंजिंग हो रहा है, कभी ज्यादा गर्म हो रहा है, कभी ठंडक हो रहा है। यानी यही स्थिति जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होती है। यानी बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के भी कुछ गुण आ जाते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, इस विकास के संबंध में भारतीय मत वांग्मय यानी संस्कृत से प्रमाणित है कि किशोरावस्था की प्रक्रिया बालक में जन्म काल से प्रारंभ होती है। निरंतर विकास एक समय किशोर अवस्था का रूप धारण कर लेती है। यानी बच्चे का जन्म होता है और उसी जन्म से उसका निरंतर जो विकास होता है, वह विकास की स्थिति ही क्या होती है, किशोरावस्था का रूप धारण कर लेती है, और वह आगे चल के प्रौढ़ावस्था में भी परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार से वृक्ष के विकास के साथ ही साथ फल के आगमन की आशा होने लगती है, या वृक्ष का विकास से ही क्या है, फल का कारण है। ये पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद हम सोचते हैं कि भाई इतने दिन का पौधा हो गया, इसमें अब फल लगेगा। ठीक इसी प्रकार से बालक की शैशव अवस्था, बाल्यावस्था ही किशोरावस्था का कारण है। अब जो है किशोरावस्था में
अध्ययन की आवश्यकता। इस प्रकार की यह अवधारणा है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिनतम समय माना जाता है और इनकी समस्याओं को समुचित रूप से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें क्या समस्याएं आती हैं, तो जैसे किशोरावस्था में जो बालक किशोर होए उसके संवेग एवं आवेग सहयोग की अपेक्षा विरोध अधिक प्रकट करते हैं। यानी आप किसी बच्चे को, यानी 10 वर्ष के बाद और 21 वर्ष से कम, यानी 21 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे को उससे किसी काम को करने को कहिए तो सहयोग कम करेगा लेकिन विरोध ज्यादा करेगा। दूसरी चीज, बालक जो है आदर्शों का महत्व नहीं देता है, यानी किसी आदर्श को वो कोई महत्व नहीं देता है। जो वह जानता है कि हम ही सब कुछ जान रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। बालक जो है अपराधी प्रवृत्ति की ओर ज्यादा प्रवृत्त हो जाता है, यानी अपराध के तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाता है। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता, यह सब दुर्गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। बालक के अव्यवस्थित व्यवहार से परिवार अव्यवस्थित सा हो जाता है। क्यों अव्यवस्थित हो जाता है? क्योंकि बालक जो है वो स्वतंत्रता के लिए प्रिय होता है, यानी वो चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव न रहे। बालक में अप्रिय व्यवहार की मात्रा बढ़ जाती है। बालक जो है, बालक में दिवा स्वप्न जैसे विचार आने लगते हैं, यानी केवल कल्पना करता है कि मैं ये परीक्षा पास कर लूंगा, मैं ये हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा, मैं ये रेलगाड़ी अपने यहां चलवा दूंगा। ये क्या है? दिवा स्वप्न है, यानी कल्पना है, लेकिन उसको कर पाना कितना कठिन है इस पर वो विचार नहीं करता। तो किशोरावस्था के अध्ययन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, कारण कि यही अवस्था बालक के जीवन में ज्योति प्रकाश पुंज से प्रकाशित कर सकती है। अब जो है किशोरावस्था के मुख्य विशेषताएं ये हैं। सबसे पहली विशेषता ये है शारीरिक विशेषता। देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, हर जगह एक ही बात को मैं बार बार बता रहा हूं। शैशवावस्था में भी पहली बात मैंने शारीरिक विकास बताया, शारीरिक विशेषता। दूसरे बाल्यावस्था में भी यही था, किशोरावस्था में भी यही हुआ। यानी यह किशोरावस्था में जो है बालक और बालिका दोनों को ही अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंता होती है और स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे हड्डियां, मांसपेशियों का विकास, शारीरिक अनुपातों में विकास, जैसे स्त्री और पुरुष, इसमें शारीरिक अनुपातों में भी विकास होता है, लेकिन भिन्न भिन्न होता है। पैर, भुजा, आकृति, चेहरा, मस्तक आदि, इसमें जो है विभिन्नता होती है। बौद्धिक विकास, यह जो है बुद्धि का विशेष विकास 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है और इसके बाद जो है बालक अनुभवों से सीखता है और इसमें वह तर्क, प्रश्न, रुचि, भाषा, ज्ञान, विज्ञान आदि के विषय में चिंतनशील बनता है। अब जो है यह बौद्धिक विकास में जैसे वह कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। प्रायः किशोर कलाकार वैज्ञानिक, दार्शनिक बनने का निश्चय सा करते हैं और धुन के पक्के होते हैं और निश्चय किया हुआ बात को पूर्ण करते हैं। उसके बाद जो है सांवेगिक विकास विशेषताएं, और सांवेगिक विशेषता के बाद
कल्पना की बहुलता, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, दिवा स्वप्न, यानी दिवा स्वप्न जो है वह उसको कल्पना की बहुलता होती है। अगली बात जो आती है वो है चिंतामय जीवन, यानी बालक इस जीवन में भविष्य के प्रति चिंतित रहने के कारण मुख्य उद्देश्य से भटक जाता है और वह शिक्षा, व्यवसाय, विवाह आदि के लिए चिंता करने लगता है कि भाई अब तो मैं 20 वर्ष का हो गया, 21 वर्ष का हो गया, अब जो है कब तक पढ़ेंगे, कौन सा काम करेंगे, हमारा शादी विवाह होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेकर के वह चिंतित रहने लगता है। स्थिरता व समायोजन का भाव, ये इस अवस्था में कई बार वह छोटे अबोध की तरह व्यवहार करने लगता है और वह समाज परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। स्थित्व व महत्व की अभिलाषा, समाज में बालक अपना एक सुनिश्चित स्थान निश्चित करना चाहता है और यह उसकी उच्च कामना या यह अभिलाषा रहती है। व्यवसाय का चयन, बालक जो है भावी जीवन यापन के लिए व्यवसाय के लिए कृत संकल्प सा हो जाता है। किशोरावस्था की व्यवहार की प्रवृत्तियां जो हैं वो ये है कि आदर्शवादिता रहना चाहता है, समायोजन की समस्या, स्वतंत्रता की प्रबलतम जिज्ञासा। अब जो है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है, इसमें जो है बालकों को शारीरिक विकास की शिक्षा जो है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, सभी प्रकार की क्रीड़ाएं, खेल, यानी शारीरिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा यह दी जाती है किशोर बालकों को, जैसे योग कराना, व्यायाम कराना, इन सब चीजों को करा करके उसको दी जाती है। अब जो है चूंकि अगला दिन अगले टॉपिक को जानेंगे, इसी टॉपिक से कुछ प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो है हम उन प्रश्नों के विषय में जानेंगे और उसको करेंगे। जैसे शैशव अवस्था हमने बताया था, यही वही नवजात अवस्था जो है वह आपका शैशव अवस्था है। तो नवजात अवस्था में भोजन की तत्परता क्यों महत्वपूर्ण है? भाई वजन बढ़ाने के लिए, शिशु के विकास के लिए, काहे लिए? तो शिशु के विकास के लिए ही वो जरूरी होता है। दूसरी चीज जो है स्वास्थ्य के लिए, ये मां के स्तनपान के लिए, तो ये नहीं, भोजन की जरूरत ओनली पीस वन, ये जो है वो आपका शिशु के विकास के लिए ही है। दूसरी चीज जो आती है वो नवजात शिशु का स्वाभाविक सोने का समय क्या होता है। तो देखिए रात को, दिन और रात दोनों में किसी भी समय, तो बच्चा जो है दिन और रात दोनों समय में ही वो क्या करता है, उसका सोने का समय है, वो कभी सो सकता है। कभी कभी विकट स्थिति में वह किसी भी समय, उसके लिए कोई समय का बांड नहीं है, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी वो सो सकता है। अगला, नवजात शिशु के लिए भाषा विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें से जो है आपका सभी उपरोक्त, अब इसको आपके स्क्रीन पर है, ये दिखाई दे रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नवजात शिशु का दृढ़ गला किस उम्र तक विकसित हो जाता है? तो यह है 6 महीने की स्थिति पर। अगला प्रश्न है, नवजात अवस्था में संवेदनशीलता क्या है? तो नवजात अवस्था में संवेदनशीलता भावनाओं का अनुभव करना। अगला प्रश्न जो है आपका, बच्चों के लिए खेलने की भावना क्यों महत्वपूर्ण है?
तो खेल की भावना हम जो है शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए। अगला प्रश्न जो है, बचपन के दौरान बच्चों का स्वास्थ्य कैसे बनाया रखा जा सकता है? तो वो ऊपर जो तीनों चीजें दी गई है सब इसके लिए लागू होती है। अगला है, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो बच्चे खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और खेल में ही खेल के माध्यमों से ही उनकी रुचि को बढ़ाई जा सकती है। बच्चों की स्वतंत्रता की इच्छा किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? तो ये तीनों बातें सही हैं, उपरोक्त सभी। बच्चों का मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य के लिए? अगला प्रश्न, किशोरावस्था का आधारिक चरण क्या है? तो अभी आपको बताया कि 10 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था जो है ये किशोरावस्था है, और इसमें जो है आपका यह सही होगा 11 से 14 वर्ष की अवस्था जो होती है ये आधारिक अवस्था है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान मुख्य विकास कौन सा होता है? तो ये सारे विकास होते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, किशोरावस्था की आयु समायोजन के लिए सर्वाधिक अधिकारित अवधि क्या है? तो ये जो है 15 से 19 वर्ष। अगला है, किशोरावस्था का आरंभ किस आयु में होता है? यानी किशोरावस्था के ये जो है किस स्थिति में होता है? तो यह आरंभ जो है 10 से ही शुरू हो जाता है, यानी 11 से 14 वर्ष वाला ये सही है। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान महिलाओं में कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये सभी परिवर्तन होते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। किशोरावस्था के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें भी ऊपर तीनों जो बातें दी गई है वो सही है। अगला है, किशोरावस्था के दौरान किस तरह की सहायता की आवश्यकता होती है? तो इसमें भी ये जो तीनों दिया हुआ है वो सही है। अगला प्रश्न आता है कि किशोरावस्था के दौरान क्या विशेषता होती है जिसके अध्ययन की आवश्यकता होती है? तो इसमें भी सभी उपरोक्त बातें। किशोरावस्था के दौरान में किस विषय के अध्ययन से युवाओं को मदद मिलती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, तीनों से मिलती है, यानी ये सही है। अगला प्रश्न आपका जो है, किशोरावस्था के अध्ययन से समाज को क्या लाभ होता है? तो इसमें भी ये सभी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न जो है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें भी आपका यही उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में विचार और धारणाओं में क्या परिवर्तन होता है? यानी व्यक्तित्व की अस्थिरता। अगला है, किशोरावस्था के दौरान
स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन होता है? तो शारीरिक, मानसिक और आहार की इच्छा, ये सभी होते हैं। अगला, किशोरावस्था में सामाजिक संबंधों में क्या परिवर्तन होता है? तो बालक जो है समाज में भागीदारी की इच्छा रखता है। अगला, किशोरावस्था के दौरान बुद्धिमत्ता की वृद्धि के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा। अगला जो है, किशोरावस्था में क्या महसूस किया जाता है? तो इसमें अस्थिरता होती है, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि बाल्यावस्था में जो है ये अर्जित स्थिरता जो है इसमें अस्थिरता में बदल जाती है। किशोरावस्था के दौरान कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो सभी उपयुक्त परिवर्तन जो ऊपर दिए हुए हैं। किशोरावस्था में क्या मानसिक विकास होता है? तो वो है व्यक्तित्व की अभिवृद्धि। किशोरावस्था में किस तरह के संवादित बुद्धिमत्ता विकसित होता है? तो वो है विवेक और निर्णय। अगला, किशोरावस्था में शिक्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो वो है कि समाज के साथ जुड़ी सीखने की प्रक्रिया। अगला जो है, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या महत्व है? तो ये है व्यक्तित्व के विकास का साधन। किशोरावस्था में शिक्षा कैसे समाज में एक युवा की स्थिति को प्रभावित करती है? तो ये तीनों बातें सही हैं, ये उपरोक्त सभी। अगला जो है, किशोरावस्था में शिक्षा के माध्यम से में किस प्रकार की भूमिका निभाई जाती है? तो इसमें भी ये उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में शिक्षा किस प्रकार के उद्देश्य के पूर्ति में सहायता करती है? तो इसका यह है स्वयं के विकास के लिए। अगला, किशोरावस्था में शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में शिक्षा कैसे समाज में बदलाव लाती है? तो सामाजिक समर्थन प्रदान करके। अगला जो है, किशोरावस्था में शिक्षा क्यों जरूरी है? तो इसमें जो है ये सभी उपरोक्त सभी सही है। इस तरह से आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हुए फिर अगले दिन इस क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।